अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। बेटा आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 12, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। है ना बेटा? तो आज हम लोग जो लास्ट क्लास में छोड़ा था उसी को कंटिन्यू करने जाएंगे। ठीक है भाई। डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं भाई। डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला पढ़ना है बेटा हमें यहाँ पे। है ना? तो एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमाइन करना मतलब सिंपल सी बात ये है कि हम लोग क्या जानना चाहते हैं कि कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा। एम्पेरिकल फार्मूला के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है ना भाई? तो उसको डिटरमाइन करना है। द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट एंड एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट। मतलब हमें वहाँ पे गिवन क्या होगा, परसेंटेज कॉम्पोजिशन गिवन होगा बेटा। और उस परसेंटेज कॉम्पोजिशन की बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे भाई, एम्पेरिकल फार्मूला को फाइंड आउट करेंगे। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बेसिस पे हम लोग किसको निकालने वाले हैं, एम्पेरिकल फार्मूला को। तो देखिए भाई क्या लिखा है, द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला आर। तो अगर हमें एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमाइन करना है तो हमें ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। जो सबसे पहला स्टेप है ना भाई, ये पहला स्टेप क्या कहता है, डिवाइड द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक मास। तो जितना भी परसेंटेज है उसको किससे डिवाइड कर देंगे हम लोग, उसके एटॉमिक मास से। दिस गिव्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स फॉर वेरियस एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, एटॉमिक मास आ जाएगा। और इस एटॉमिक मास के बेसिस पे ही हम लोग आगे कैलकुलेशन करेंगे, और सॉरी नंबर ऑफ मोल्स के बेसिस पे कैलकुलेशन करेंगे। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब जैसे आपको कोई एलिमेंट है, मान लेते ए एलिमेंट है, उस ए एलिमेंट का कुछ परसेंटेज गिवन है, मान लेते 2.36% ऐसा कुछ गिवन है रैंडम, मैंने एक नंबर पिक कर लिया। तो आप क्या करेंगे कि टोटल कंपाउंड मेरे पास 100 ग्राम होगा, तो उसमें ए का वेट कितना आ जाएगा भाई, 2.36 ग्राम आ जाएगा। और इससे अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स का तो हमने फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, क्या, गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास। तो बस वही है। तो क्यों ना हम लोग डायरेक्ट परसेंटेज से ही उसके एटॉमिक मास को डिवाइड कर दे, तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट एटम हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद क्या है भाई, सेकंड स्टेप में क्या बोल रखा है, डिवाइड द रिजल्ट ऑब्टेन्ड अबव बाय द स्मॉलेस्ट वैल्यू अमंग्स देम टू गेट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द वेरियस एटम। तो ये भी हम लोग आगे करके देखेंगे कि भाई जो भी हमारे पास आंसर आएगा, मान लेते हैं हमारे पास 3 एटम्स थे, उन तीनों एटम्स में हमने मोल्स कैलकुलेट करके देखे। अब जो भी सबसे छोटे नंबर ऑफ मोल्स होंगे उससे हम सभी में डिवाइड कर देंगे। फिर तीसरे स्टेप में क्या करना है, मेक दीज वैल्यू ऑब्टेन्ड अबव नेसेसरी टू द नियरेस्ट होल नंबर बाय मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई इफ नेसेसरी बाय सूटेबल इंटीजर। अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है भाई, किसी एक इंटीजर से, तो ताकि वो क्या बन जाए, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बन जाए। द राइट द सिंबल ऑफ वेरियस एलिमेंट साइड बाय साइड एंड इंसर्ट द न्यूमेरिकल वैल्यू राइट हैंड साइड लोअर कॉर्नर ऑफ ईच सिंबल। तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन यहीं पे नहीं रोकेगा, वो क्वेश्चन में आपसे मॉलिकुलर फॉर्मूला भी पूछ सकता है। अगर आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया तो आपसे उम्मीद रखेगा कि आप क्या निकाल के दिखाएंगे बेटा, उसको मॉलिकुलर फॉर्मूला भी पूछ सकता है आपको। तो देखो भाई, स्टेप्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिकुलर फॉर्मूला, हम मॉलिकुलर फॉर्मूला कैसे डिटरमाइन करने वाले हैं। तो उसको डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, आप नोटिस करेंगे जब हमें मॉलिकुलर फॉर्मूला डिटरमाइन करना है तो इसके अंदर भी कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। देखो पहला स्टेप तो वही है कि आप क्या डिटरमाइन कर लीजिए, एम्पेरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन कर लीजिए। और एम्पेरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन करने के बाद स्टेप नंबर 2 पे देखिए क्या लिखा है, द कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला मास बाय एडिंग द एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम्स इन द एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो आप किसको कैलकुलेट कर लीजिए, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास को कैलकुलेट कर लीजिए। फिर क्या कीजिए भाई, डिटरमाइन द मॉलिकुलर मास बाय अ सूटेबल मेथड। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि कभी कभी आपको वेपर डेंसिटी गिवन होगी। क्या गिवन होगी बेटा, वेपर डेंसिटी। तो मॉलिकुलर मास बराबर कितना होता है, मॉलिकुलर मास इज इक्वल्स टू 2 वेपर डेंसिटी होता है। ये हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। क्या फॉर्मूला पढ़ा है, मॉलिकुलर मास इज इक्वल्स टू 2 वेपर डेंसिटी। तो इस वाले फॉर्मूले का वो यूज़ करेगा, आपको वेपर डेंसिटी दे देगा तो आप उससे किसका मास निकाल लेंगे भाई, मॉलिकुलर मास निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इस वाले फॉर्मूले से हम लोग किसकी वैल्यू निकाल लेंगे बेटा, इससे इस एन की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है भाई, तो एन इज इक्वल्स टू मॉलिकुलर मास अपॉन
एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी, और एम्पेरिकल फॉर्मूले में अगर हम n का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं भाई। तो देखिए मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ एग्जाम्पल वाले। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 78। ठीक है भाई, यहाँ पे हमें पहली इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि जो भी कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा, 78, एंड इट्स परसेंटेज कॉम्पोजिशन इज 92.4% कार्बन। मतलब जो कार्बन है हमारे लिए वो कितना परसेंटेज गिवन है, 92.4% है। और उसका फिर हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना गिवन है, 7.6% है। तो ये हाइड्रोजन का परसेंटेज गिवन है, और आपसे पूछा जा रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का। ठीक है भाई, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा जा रहा है, तो फाइनली आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना, फिर उसके बाद एन की वैल्यू निकालनी, और उस एन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, एक बारी के लिए देख लेते हैं बेटा। देखो इस टेबल में इसी तरीके से आपको भी एक टेबल कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। उस टेबल के अंदर जो सबसे पहला कॉलम होगा उसके अंदर आप क्या लिखोगे, एलिमेंट को। दूसरे नंबर पे किसको लिखोगे बेटा, परसेंटेज को, जो आपको गिवन है परसेंटेज। और तीसरे कॉलम में क्या लिखोगे बेटा, एटॉमिक मास को। ठीक है भाई, एटॉमिक मास को लिखोगे। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12, और हाइड्रोजन का कितना लेते हैं हम लोग, 1। और फिर चौथे कॉलम में हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स को। तो कार्बन एटम्स के कितने मोल्स आएंगे और हाइड्रोजन एटम्स के कितने मोल आएंगे। फिर यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं मोलर रेशियो को। ये मोलर रेशियो क्या होता है भाई, ये कैसे कैलकुलेट करना है इसको अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है भाई, और 6th नंबर पे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालेंगे। तो देखो पहले हमने कार्बन लिखा, और कार्बन का जो हमें परसेंटेज गिवन है क्वेश्चन में वो कितना गिवन है, 92.4%। और उसका एटॉमिक मास कितना है बेटा, 12। ठीक है भाई, तो हम मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं गिवन मास अपॉन, मतलब हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमारे पास 100 ग्राम कंपाउंड रहा होगा। जो भी कंपाउंड था ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो कितना था, 100 ग्राम था। तो उसमें कार्बन कितना होगा, 92.4 ग्राम होगा, और उसका एटॉमिक मास कितना है, 12 है। तो हमें क्या करना है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना है, 92.4, और एटॉमिक मास कितना है, 12। तो हमने 92.4 को डिवाइड कर दिया किससे, 12 से। तो हमारे पास जो आंसर आया रिजल्टेंट वो कितना है, 7.7। सिमिलरली हमने 7.6 को किससे डिवाइड कर दिया, 1 से। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया बेटा, 7.6 आ गया। अब देखो ये जो दोनों नंबर आए हैं, ध्यान से देखिए भाई, ये जो दोनों नंबर आए ये मोल्स आ गए हमारे पास। कार्बन के कितने मोल्स आए, 7.7 मोल्स, और हाइड्रोजन के कितने मोल्स आए बेटा, 7.6 मोल्स। इनमें से जो भी सबसे छोटा नंबर हो, जैसे कि हमने चेक किया 7.7 और 7.6 में सबसे छोटा नंबर कौन सा, 7.6। तो हम उससे डिवाइड कर देंगे 7 पॉइंट, सारे नंबर्स को किससे डिवाइड कर देंगे, 7.6 से। मतलब 7.7 आया तो उसको किससे डिवाइड कर दिया, 7.6 से डिवाइड कर दिया। और 7.6 आया उसको भी किससे डिवाइड कर दिया, 7.6 से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद देखो कितना आ रहा है, 1.01। इसको हम ऑलमोस्ट 1 ही तो लिख सकते हैं, ये ऑलमोस्ट 1 ही तो है, और ये भी हमारे लिए 1 है। तो देखो होल नंबर में आ गया, नहीं आ गया, मतलब एक कार्बन के रेस्पेक्ट में एक हाइड्रोजन है। द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज 1:1। तो ये आ गया हमारे लिए, कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना आ गया, 1:1। इसका मतलब कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, CH। ये क्या है, उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। अगर हम इस एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास निकालें तो इसमें एक ही कार्बन है और एक ही हाइड्रोजन है। तो 1 × 12 + 1 × 1, मतलब एक कार्बन का मास कितना है, 12, और वो एक ही बार आया एम्पेरिकल फॉर्मूला में, तो 1 प्लस, ये तो हमने कार्बन के लिए कर दिया। अब दूसरा देखो, एक ही हाइड्रोजन और उसका मास कितना होता है, 1। तो इसको सॉल्व करके आंसर कितना आ गया, 13। अब मॉलिकुलर मास कितना गिवन है आपको, 78, लेकिन आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना आ रहा है, 13। तो हमें n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब ये n कैसे निकालेंगे, मॉलिकुलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिकुलर मास कितना है, 78, इसको डिवाइड किससे कर देंगे बेटा, 13 से। तो जैसे ही हम 78 को 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 6। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है भाई n की। और इस n को हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, यानी कि C6H6 हमारे लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फाइनली परफेक्ट आंसर आ जाएगा जो हमें चाहिए। और मैं आपको बता दूं ये C6H6 को हम लोग क्या नाम देते हैं, बेंजीन नाम देते हैं। ये कौन सा कंपाउंड होता है, बेंजीन।
और इस कंपाउंड के बारे में भी हम लोग आगे सीखेंगे भाई। तो ये बेंजीन का कंपाउंड कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, इस तरीके से दिखाई देगा आपको, ठीक है भाई। ये बेंजीन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है भाई। अब देखिए, अब इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आपको भी एक टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी, उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे, जितने भी एलिमेंट है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, एटॉमिक मास लिखना पड़ेगा, फिर उनके मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, मोलर रेशियोस। और फिर मोलर रेशियो निकालने के बाद आप चेक करोगे कि वो होल नंबर में आ रहे नहीं आ रहे। अगर मान लेते वो होल नंबर में नहीं आ रहे होते तो फिर उनको होल नंबर में चेंज करने के लिए हम किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लाई करते, ठीक है भाई। सब में मल्टीप्लाई करना पड़ता, ऐसा थोड़ी ना काम चलेगा कि एक में मल्टीप्लाई कर दे एक में नहीं, तो सभी में मल्टीप्लाई करते फिर उसी कॉमन इंटीजर से, ठीक है भाई, ताकि वो किसके अंदर चेंज हो जाए, सिंपलेस्ट होल नंबर के अंदर चेंज हो जाए। नेक्स्ट और एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई इसी के। तो देखो, जैसे अब ये वाला एग्जाम्पल है, ये शायद एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हाँ भाई, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है, अ कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन। इसमें क्या बोल रखा है कि एक कंपाउंड है, उसके पास कितना हाइड्रोजन है, 4.07% हाइड्रोजन गिवन है, ठीक है भाई। तो हाइड्रोजन लिखा, उसका परसेंटेज कितना है, 4.07% है, ये हमने इस टेबल के अंदर नोट कर दिया, ठीक है भाई। फिर क्या है, कार्बन है, उसका परसेंटेज कितना है, 24.27%। तो ये कार्बन है हमारे पास और इसका परसेंटेज कितना गिवन है, 24.27%। और क्लोरीन है, उसका परसेंटेज कितना है, 71.65%। तो इसको भी हमने नोट कर दिया, 71.65%। फिर इनके एटॉमिक मास लिख के बेटा, तो एटॉमिक मास कितना है भाई, एटॉमिक मास है 12, 1 और 35.5, ठीक है। फिर हम इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोल्स कैलकुलेट किए, कितने आ गए, 2.20, 2.02, 4.07 और 2.02। फिर क्या करेंगे हम, इनमें से सबसे छोटा नंबर, ये दोनों ही नंबर छोटे हैं तो इनसे डिवाइड कर देंगे भाई, क्या, 2.02 डिवाइडेड बाई 2.02, आंसर कितना आ गया, 1। इधर पे कितना आ गया, 2, और इधर पे कितना आ गया, 1। तो इसका मतलब हमारे पास जो एम्पेरिकल फॉर्मूला बन रहा है वो क्या है कि कार्बन तो 1 है वहाँ पे, और हाइड्रोजन कितने हैं बेटा वहाँ पे, 2, और क्लोरीन कितने हैं वहाँ पे, 1। तो ये हमारे लिए एम्पेरिकल फॉर्मूला है, और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2Cl, ठीक है भाई। अब इसका मास कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो भाई, एक कार्बन है तो उसका मास 12 हो जाएगा, और 2 हाइड्रोजन है तो उसका मास 2 हो जाएगा, और एक ही क्लोरीन है तो 35.5 हो जाएगा। वो कितना आ जाएगा, 49.5 आ जाएगा। अब ये 49.5 आ गया। इसी तरीके से मॉलिकुलर मास आपको गिवन है, कितना गिवन है, 98.96। तो ये मॉलिकुलर मास आपको गिवन है। एन की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो यहाँ पे मोलर मास की वैल्यू रखी, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास की वैल्यू रखी, और ये कितना आ गया, 2 आ गया। ये फैक्टर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है भाई। और इस मॉलिकुलर फॉर्मूला में हम लोगों ने किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास ये जो रिजल्टेंट फॉर्मूला आ रहा है, यही हमारे लिए क्या हो जाएगा, इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है भाई। तो मतलब 2 कार्बन प्रेजेंट होंगे उस मॉलिक्यूल में, 4 हाइड्रोजन होंगे और 2 क्लोरीन होंगे भाई। तो इस तरीके से निकाला जा सकता है। अब क्या होगा, कभी कभी ना आपको वेपर डेंसिटी गिवन होगी, बोलेगा कि वेपर डेंसिटी थी इस कंपाउंड की कितनी, 49.5। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, अगर मान लेते इसी क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी इतनी गिवन होती 49.5, तो आप क्या करते, मोलर मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी करते। तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितना हो जाता, 2 इंटू 49.5। तो वो कैलकुलेट करने पे कितना आ जाता, 98.96 के आसपास आ जाता, ठीक है भाई, 98.96 आ जाता, 99 के आसपास आ जाता, ठीक है भाई। तो फिर इस वाली वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करते फिर मॉलिकुलर मास में। तो वेपर डेंसिटी गिवन होगी तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, मॉलिकुलर मास बराबर 2 इंटू वेपर डेंसिटी, उससे कैलकुलेट कर लेना है भाई, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे कि अगर वेपर डेंसिटी गिवन होती, अगर इसी क्वेश्चन में क्या गिवन होती बेटा, वेपर डेंसिटी गिवन होती, तो इस तरीके से सॉल्व कर रहे होते हम क्वेश्चन। तो वेपर डेंसिटी से हम लोग मोलर मास कैलकुलेट कर लेते, और मोलर मास से हम लोग एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते, ठीक है भाई। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेके आया हूँ मैं, तो वो भी चेक कर लेते हैं बेटा। देखो, ये वही उसी के जैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, उसी के जैसा ही क्वेश्चन है ये भी। अब क्या करते हैं भाई, इसमें
क्या गिवन है कि कार्बन हमारे पास, देखो एक कंपाउंड है उसमें हाइड्रोजन कितना है 4.07% है। और फिर बिल्कुल उसी के जैसा ही लग रहा है मुझे, तो ये क्वेश्चन वही सेम टू सेम ही है, कॉपी पेस्ट हो गया शायद, हाँ कॉपी पेस्ट हो गया, कोई बात नहीं, ये सेम टू सेम ही क्वेश्चन आ गया है बेटा, कोई बात नहीं, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने आगे वाले टॉपिक पे। ये हमारे लिए टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसको हम लोग बोलते हैं स्टोकियोमेट्री। क्या बोलते हैं बेटा? स्टोकियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड। तो देखिए पहले तो आप लोग प्रैक्टिस कर लेना किसकी, एम्पेरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन करने की, और उसके लिए मैं आपको ना बहुत सारे क्या दे दूंगा भाई, क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं, स्टोकियोमेट्री की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड है स्टोकियोमेट्री, वो एक्चुअली में रिलेट करता है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप से। किससे रिलेट करता है बेटा? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप से। मैं यहाँ पे ना आपको एक स्लाइड लेके बताता हूँ। स्टोकियो STO स्टोकियोमेट्री, ये एक्चुअली में किससे रिलेट करता है बेटा? ये रिलेट करता है हमारे लिए क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इससे हमें किसके बारे में पता चलेगा? क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, एंड प्रोडक्ट्स। तो हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बीच में एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में हेल्प करेगा। और ये आया कहाँ से भाई? ये ग्रीक का वर्ड है भाई। किसका वर्ड है? ग्रीक का वर्ड था स्टोकियन, ठीक है भाई। अगर मैं आपको बताऊं तो इसका ग्रीक का वर्ड है स्टोकियन, और उसका मीनिंग क्या होता है भाई? एलिमेंट। और मीट्रॉन का मीनिंग क्या होता है? मेजर। तो एलिमेंट को अगर हम मेजर करना चाहते हैं तो उसको क्या नाम देते हैं? स्टोकियोमेट्री नाम देते हैं, ठीक है भाई। तो उससे तो हमें कुछ लेना देना नहीं है। वापस आते हैं हम इसी चीज़ पे। तो इसमें क्या बोल रखा है, अगर हम स्टोकियोमेट्री की बात करते हैं तो ये क्या होता है? इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है भाई। क्या बात चल रही है? स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की बात चल रही है। क्या होती है स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट? जब भी हम रिएक्शन बैलेंस करते हैं तो उनके आगे कुछ नंबर्स लिखते हैं, उन्हीं नंबर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो जब भी आपने रिएक्शन बैलेंस की होगी बेटा, तो उस बैलेंसिंग के टाइम पे आपने कुछ नंबर्स को आगे लिखा होगा रिएक्टेंट्स के सामने या प्रोडक्ट्स के सामने बैलेंसिंग करते टाइम। वही हमारे लिए किसको रिप्रेजेंट करते हैं? स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कैन बी इंटरप्रेटेड एज द, तो मतलब वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन अ केमिकल रिएक्शन कैन बी इंटरप्रेटेड एज, उनको कैसे समझा जा सकता है? एज द नंबर ऑफ मोल्स। उनको क्या समझा जा सकता है? नंबर ऑफ मोल्स समझा जा सकता है। वो किससे रिलेट करते हैं बेटा? नंबर ऑफ मोल से रिलेट करते हैं, ठीक है भाई, ऑफ ईच सब्सटेंस इन द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट। तो इधर पे क्या बोल रखा है? द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोफिशिएंट, क्या बोल रखा है? द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोफिशिएंट एज नंबर ऑफ मोल्स इज द बेसिस ऑफ स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि जब भी हमें स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करनी हो तो वहाँ पे आप क्या देखा कीजिए, हमेशा नंबर ऑफ मोल्स ही हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप वहाँ पे सबसे पहले क्या चेक करेंगे? स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और वो किससे सिग्निफाई कर रहे होंगे भाई? नंबर ऑफ मोल्स को रिलेट कर रहे होंगे। वो किससे रिलेट कर रहे होंगे? नंबर ऑफ मोल्स को रिलेट कर रहे होंगे भाई। मोल कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो फिर आपको मोल्स से मास में कन्वर्ट करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है भाई। Thus, to carry out a stoichiometric calculation, the first step is writing the chemical equation एंड देन बैलेंसिंग इट। तो यहाँ पे क्या बात खास लिखी है कि भाई जब आप भी आपको स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करनी हो तो ऐसे ही मत उठ के बस मुंह उठाया और कर दिया कैलकुलेशन, नहीं, पहले हम उस रिएक्शन को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे, ठीक है भाई।
तो उसको पहले क्या करना है, जब भी स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करनी है, बैलेंसिंग। द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिव्स द स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट व्हिच गिव्स द प्रोपोर्शन बाय मोल्स। ठीक है भाई, तो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ये देखो रेड में लिखा हुआ है, इसका मतलब बहुत ज़रूरी बात है, इसको आप नोट कर लेंगे। क्या बात है कि हमारे पास द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पे केमिकल इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर बैलेंस्ड नहीं हुई तो फिर हम लोग कैसे काम कर पाएंगे, तो उसी से हम लोग स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करने वाले हैं। ठीक है भाई, स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन कैसे करने वाले हैं, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की मदद से करने वाले हैं। गिव्स द स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट विच गिव्स द प्रोपोर्शन बाय मोल्स। और जब बैलेंस हो जाएगी तो उसके बाद जो भी कोफिशिएंट होंगे, जो भी स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे भाई, जब आपने रिएक्शन बैलेंस कर लिया उसके बाद जितना भी नंबर आ रहा है वो किसको रिप्रेजेंट करने वाला है, वो रिप्रेजेंट करेगा मोल्स को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, मोल्स को, मतलब रिएक्शन उसी मोलर फॉर्म में हो रही होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे जैसे यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि मेरे पास ना एक रिएक्शन है, जैसे बोलता हूँ मैं N2 प्लस H2 गिव्स NH3। तो पहली बात तो हम इस रिएक्शन के बारे में कोई भी कमेंट नहीं करेंगे। हमको क्या लग रहा होगा कि भाई इसके आगे 1 मोल है, तो इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा तो कितना बन जाएगा, इसका 1 मोल बन जाएगा। ये तो गलत बात हो जाएगी। क्यों, द रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड। यहाँ पे ये गलत बात हो जाएगी। क्यों, द रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड, इज नॉट बैलेंस्ड। ठीक है भाई, ये बैलेंस्ड नहीं है रिएक्शन, तो हम ऐसा तो कर नहीं पाएंगे भाई। ठीक है, कि आपने कोई भी कुछ भी रैंडमली कुछ भी लिख दिया और नहीं, तो पहले हमें रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बैलेंसिंग करेंगे। क्या करेंगे बेटा, बैलेंसिंग को करना बहुत ही ज़रूरी है। वो बैलेंसिंग करना क्यों ज़रूरी है भाई, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ से ही हमें क्या पता चलने वाला है, नंबर ऑफ मोल्स के बारे में पता चलने वाला है। ठीक है भाई, तो केमिकल इक्वेशन को क्या करना ज़रूरी होता है, बैलेंस करना ज़रूरी होता है। तो अगर हम लोगों के पास ये इक्वेशन थी N2 प्लस H2 गिव्स NH3, तो हम इसे जब बैलेंस करेंगे तो हमारे पास कुछ कोफिशिएंट लिख के आएंगे। वो कौन कौन से आएंगे, जैसे हम इसको बैलेंस करते हैं तो N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे ये इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि इसके 1 मोल ने, मतलब नाइट्रोजन के 1 मोल ने रिएक्ट किया हाइड्रोजन के 3 मोल्स के साथ, और क्या बन गया, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बन गया। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, व्हेन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज रिएक्टिंग विथ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन देन 2 मोल्स ऑफ अमोनिया इज फॉर्मिंग। तो यहाँ पर लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या कंफ्यूज हो जाएंगे, सर आपने लिया तो 1 मोल और यहाँ पे 3 मोल और टोटल मिला के बना दिया 2 मोल। तो बेटा याद रखिए, देयर इज नथिंग लाइक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोल्स और वॉल्यूम। भाई ऐसे कोई भी लॉ नहीं है जो कह दे कि वहां पर हमारे पास मोल्स कंजर्व होंगे। किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या कंजर्व होंगे, मोल्स कंजर्व होंगे, ऐसा कोई लॉ है ही नहीं। ठीक है भाई, और वो ये भी नहीं बता सकते कि वॉल्यूम कंजर्व होगा। तो वॉल्यूम और मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये हम लोग पहले देख चुके हैं अवोगाड्रोस लॉ में। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मोल्स और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जैसे ही वॉल्यूम कंजर्व नहीं होता है, वैसे नंबर ऑफ मोल्स भी कंजर्व नहीं होते हैं। ठीक है भाई, ये शायद मैंने बात आपको वहाँ पर भी बताई थी बेटा। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखना आप लोग कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होता कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोल्स नाम की चीज़ हो। ठीक है भाई, तो यहाँ से इन्फ्रेंस क्या निकाला हमने, एक नई शीट लेते हैं, उस पर बना के देखते हैं। N2, एक मिनट, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ये मैंने कोई इक्वेशन ली, उसको बैलेंस किया। अब हम यहाँ से क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, देखो इसका 1 मोल इसके 3 मोल्स के साथ रिएक्ट करेगा
और इसके 2 मोल्स बन जाएंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे इन्फ्रेंस क्या निकाल सकते हैं, व्हेन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन reacts with 3 moles of hydrogen 3 moles of hydrogen, then it produces 2 moles of ammonia। तो क्या बात हुई यहाँ पर बेटा, ध्यान से देखो कि हमारे पास जब 1 मोल नाइट्रोजन है ना भाई, कितना, 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ, तो 2 मोल्स क्या बन जाएगा, अमोनिया। तो यहाँ पे आपने जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखे, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 2 था, तो वही हमने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिए नीचे। तो देख रहे हो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है बेटा, जो आपने बैलेंसिंग के टाइम पे लगाए हैं वही हमारे लिए क्या है, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ये सब क्या है हमारे लिए, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ये सब क्या है, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। और ये स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट्स मोल्स। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतनी सी बात याद रखनी है स्टोकियोमेट्री में, कि हमें जो भी कैलकुलेशन करनी है वो किसके ऊपर करनी है, मोल्स के ऊपर करनी है। अब इसमें हम लोग ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी डिडक्ट कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैं यहाँ पे मास का रिलेशनशिप लेके आता हूँ बाई चांस। देखो क्या होता है, 1 मोल नाइट्रोजन गैस का मास कितना होगा, जितना उसका ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का मास अगर हम लोग निकालें तो वो निकल के आएगा कितना, नाइट्रोजन का होता है 14, तो 14 इंटू 2 बोले तो 28, तो मतलब 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करेगी कितने के साथ। अब देखो हाइड्रोजन का मास होता है 2 और 3 2 जा 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ। तो अमोनिया कितनी बन जाएगी हमारे लिए, यहाँ पर अमोनिया का मास होता है 17, तो 2 इंटू 17 बोले तो 34 ग्राम बन जाएगी अमोनिया। अब ये कहेंगे सर आप ये कैसे कर दिया, तो ये वाली बात आपको समझ में आएगी कैसे, ध्यान से देखो कि इस वाले कैलकुलेशन को करने के लिए भी मैंने यही मोल्स का सहारा लिया। कैसे, मैंने देखा कि मेरे पास 1 मोल है नाइट्रोजन का, और उस मोल में मेरे को नाइट्रोजन का मास तो पता ही होता है, नाइट्रोजन का मास होता है, नाइट्रोजन एटम का मास होता है 14 और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मास होता है 28। तो मैंने 1 इंटू 28 कर दिया और ये मेरे पास ग्राम में मास आ गया। ठीक है भाई, सिमिलरली मेरे पास इसके 3 मोल्स थे हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के कितने मोल्स थे, 3 मोल्स थे, तो मैंने 3 इंटू 2 कर दिया, ये ग्राम्स में मास आ गया। सिमिलरली मेरे पास 2 मोल्स था, तो फिर उसके बाद मैंने क्या बोला, यहाँ पे 2 इंटू 17 कर दिया। क्यों, अमोनिया का मास कितना होता है 17। तो वहाँ से हम लोग क्या है, डिडक्शन निकाला हमने कि जब हमारे पास 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ, तो अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा बेटा, 34 ग्राम। अभी मैं ये आपको एक रिएक्शन एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, हो सकता है वो क्वेश्चन में रिएक्शन चेंज कर दे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप मोल्स निकाल लेंगे, बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को, और उस रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद ये मास का रिलेशनशिप डिडक्ट कर सकते हैं, उससे निकाल सकते हैं हम लोग, डिराइव कर सकते हैं। कैसे, कि मोल्स निकाल लो और फिर उसके बाद उसका मॉलिक्यूलर मास वो भी निकाल के उसमें मोल्स का मल्टीप्लाई कर दो, तो उतने ग्राम सब्सटेंस इतने के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये हम लोगों ने मोल्स में कैलकुलेशन की है। ये किस में कैलकुलेशन की है बेटा, मोल्स में। और ये हमने किस में कैलकुलेशन की है, मास में। तो मोल्स और मास का रिलेशनशिप तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं भाई, मोल्स और मास का रिलेशनशिप तो ऑलरेडी पढ़ चुके। कौन सा, कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यही तो पढ़ा था हमने फॉर्मूला,
गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास। तो यहाँ से हम लोग ये फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। भाई ये डिराइव क्या करना, ये तो ऑलरेडी हमारे लिए फॉर्मूला है ही, तो इस वाले फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। इसको यूटिलाइज करने के बाद क्या बोल सकते हैं, जैसे हमने ये स्टेटमेंट लिखा ना, व्हेन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन देन इट प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल ये भी लिख सकते हैं कि व्हेन 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन reacts with 6 gram of hydrogen, then it produces 34 gram of ammonia। तो ये भी हम लोग वहां से कंसिडरेशन निकाल सकते हैं बेटा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात आपको क्या समझ में आई कि भाई या तो हम मोल्स में डील करेंगे या मास में। तो फिर मैं प्रीफर करता हूं कि आप जब भी क्वेश्चन में फंस जाओ तो मोल से ही डील करो। किससे डील करो, मोल से ही डील करो। ठीक है भाई, जब भी मास गिवन हो तो उसको भी चेंज करके किसके अंदर ले आओ, मोल्स के अंदर ले आओ। क्योंकि हम मोल्स और मास का रिलेशनशिप पता है, क्या पता है, ये वाला रिलेशनशिप है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास। तो अगर हमें मोल्स पता होंगे और मॉलिकुलर मास पता होगा तो हम गिवन मास तो निकाल ही लेंगे ना भाई। तो वही बात है कि हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास सब्सटेंस है उसका मास है तो हम उससे मॉलिकुलर मास से डिवाइड कर देंगे, मोल्स आ जाएंगे और मोल्स में कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है भाई, एक एग्जांपल देता हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास यही सेम रिएक्शन है, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। यही रिएक्शन है, सेम रिएक्शन है। इस रिएक्शन के अंदर मैं क्या बोलता हूँ, देखियो ये बात तो आपको पता है कि हमारे पास इसका 1 मोल रिएक्ट करता है इसके 3 मोल्स के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाते हैं, इसके 2 मोल्स बन जाते हैं। ठीक है भाई, लेकिन अब मैंने क्वेश्चन में क्या दिया कि मेरे पास ना, अब मेरे पास क्वेश्चन में ये गिवन है कि नाइट्रोजन के 0.5 मोल्स को रिएक्ट करना है, 0.5 मोल्स को रिएक्ट करना है। तो हाइड्रोजन के कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे और अमोनिया कितने मोल्स फॉर्म हो जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप सॉल्व करके निकाल सकते हो कि भाई जब मैंने इसके मोल्स आधे कर दिए, यहाँ पे कितने कर दिए, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, है ना भाई, 1 को डिवाइड किया होगा 2 से, तभी तो हमारे पास 0.5 आया। तो यहाँ पे भी हमें कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 0. यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 3 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पे कितने मोल्स आ जाएंगे, 3/2 मोल्स आंसर आ जाएगा इसका। मतलब 0.5 मोल्स, यानी कि हाफ मोल अमोनिया कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 3/2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ। तो अमोनिया कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, 2/2 मोल्स। कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, 2/2 मोल्स, यानी कि 1 मोल प्रोड्यूस हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 मोल अमोनिया फॉर्म हो जाएगा। समझ में आई बात। तो ये कितना लगेगा हमारे लिए, 1.5 मोल लगेगा। समझ में आई बात। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहीं पे मास भी गिवन हो सकता है, जैसे मैंने क्या बोला, यहाँ पे हमारे पास ये रिएक्ट करता है, मान लेते हैं 28 ग्राम, ये 28 ग्राम रिएक्ट करता है कितने के साथ, 6 ग्राम के साथ और यहाँ पर 34 ग्राम बन जाता है हमारे लिए। ठीक है भाई, तो ये तो हमारे लिए जो हमने डिराइव किया है वो तो हमें मालूम है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि भाई बताओ बताओ अगर हमारे पास ये 7 ग्राम हो, कितना हो, 7 ग्राम हो, तो फिर ये कितना चाहिए पड़ेगा और ये कितना प्रोड्यूस हो जाएगा। तो बिल्कुल रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही क्वेश्चन है बेटा ये, है ना भाई। किसका क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही क्वेश्चन है। तो आप देखिए भाई, 7 की टेबल पड़ी, 7 7 7 2 40 7 3 21 7 4 28, तो 4 टाइम 4 से डिवाइड किया है हमने यहाँ पे। कितने से डिवाइड किया बेटा, यहाँ पे आप चेक करोगे 4 से डिवाइड किया। देखो यहाँ से यहाँ आए तो हमने 4 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से यहाँ आएंगे तो इसको भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 6/4 ग्राम आंसर आ जाएगा। इधर पे कितना आ जाएगा, 34/4 ग्राम आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारे पास ना बेटा कुछ इंपॉर्टेंट बात भी है, जैसे हमने अभी आपको बताया कि इंपॉर्टेंट क्या है, बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैलेंसिंग की तो मैं आपको एक असाइनमेंट ही दे देता हूँ पूरा पूरा। ठीक है भाई, तो बैलेंसिंग आप उससे प्रैक्टिस कर लेंगे।
ठीक है। बैलेंसिंग के अंदर देखो भाई कुछ मेथड होते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ अभी। जो सबसे पहला मेथड आपने 10th क्लास के अंदर ही सीखा होगा, उसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है भाई। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है ना, और इसी को क्या बोलते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोलते हैं, कोई बात नहीं, सेम ही चीज़ है, हिट एंड ट्रायल मेथड। दूसरा क्या होता है, पार्शियल इक्वेशन मेथड। पार्शियल इक्वेशन मेथड मतलब एक इक्वेशन होगी, उसको हम लोग तोड़ देंगे दो हिस्सों में, और फिर सेपरेट बैलेंस करने के बाद फिर जोड़ देंगे, ठीक है भाई। फिर तीसरा होता है हमारे लिए ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ये पहले दो मेथड आपने 10th क्लास में सीख रखे हैं। अब रह गए ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। कौन सा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये हम लोग कहाँ पर सीखने वाले हैं बेटा, ये वाले जो दो टॉपिक होंगे ये हम लोग सीखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर। किसके अंदर सीखने वाले हैं, रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर सीखने वाले हैं। और ये आप कहाँ पे सीख चुके हैं, 10th क्लास में ही सीख चुके हैं। 10th क्लास का पार्ट है ये, ठीक है भाई। तो इसमें मतलब मोस्टली बच्चे मैंने देखा है कि बैलेंस कर ही लेते हैं, इतनी हार्ड तो कोई रिएक्शन आती नहीं है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो आप बैलेंसिंग में फंसते हो तो आप मुझसे डाउट में पूछ सकते हो बेटा, ठीक है। डाउट क्लासेस में आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशन, कि प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन, है ना भाई। प्रॉब्लम हमको पढ़नी पड़ेंगी, क्या क्या है। तो देखो, मोल टू मोल रिलेशनशिप की प्रॉब्लम मिलेगी हमें। किसकी प्रॉब्लम, कि चार तरीके की क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। मोल टू मोल रिलेशनशिप की प्रॉब्लम मिल सकती है। मतलब इन दिस प्रॉब्लम द मोल ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट इज टू बी कैलकुलेटेड। मतलब क्या कैलकुलेट करने को मिलेगा आपको, कि मोल कैलकुलेट कर दो। इफ द अदर रिएक्टेंट मोल्स आर गिवन, वही मैंने अभी पीछे ही बताया कि आपको एक के मोल गिवन होंगे, दूसरे के मोल्स पूछ लेगा, तो मोल टू मोल रिलेशनशिप हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो सकता है, मास टू मास रिलेशनशिप। मतलब एक सब्सटेंस का मास दे देगा, दूसरे सब्सटेंस का मास पूछ लेगा, ये हमारे लिए क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा क्या आ सकता है, मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप आ सकता है, कि भाई अगर आपके पास मास या वॉल्यूम गिवन होगा एक रिएक्टेंट का, और आपसे दूसरे रिएक्टेंट का मास या फिर वॉल्यूम पूछ लिया जाएगा, ठीक है भाई। तो ये वाली कंडीशन हो सकती है। और उसके बाद चौथी कंडीशन क्या हो सकती है, वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। मतलब पूरा का पूरा कैलकुलेशन किस पे कराएगा, वॉल्यूम पे। एक सब्सटेंस का वॉल्यूम गिवन होगा, दूसरे का वॉल्यूम पूछ लेगा, तो यही बात है। तो देखो पहला क्या, मोल टू मोल रिलेशनशिप। इन दिस प्रॉब्लम द मोल ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट इज टू बी कैलकुलेटेड। किसके मोल्स कैलकुलेट, किसी के भी मोल्स कैलकुलेट करने को बोलेगा, लेकिन क्या गिवन होगा आपको, किसी के मोल्स गिवन होंगे किसी सब्सटेंस के। दूसरे पार्ट में क्या होगा, मास मास का रिलेशनशिप होगा। इसमें क्या होगा बेटा, कि हमारे पास जो मास है बस एक एलिमेंट का वो गिवन होगा, दूसरे एलिमेंट का मास पूछ लेगा, ठीक है भाई। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, इन दिस प्रॉब्लम मास और वॉल्यूम ऑफ द वन और रिएक्टेंट इज कैलकुलेटेड। हम इसके अंदर क्या करेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास या फिर वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द मास और वॉल्यूम ऑफ द अदर सब्सटेंस। उसका मास गिवन होगा दूसरे सब्सटेंस का, या फिर वॉल्यूम गिवन होगा। सिमिलरली यहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे जब हमारे पास वॉल्यूम का ही डेटा गिवन होगा। तो अभी तो मैं आपको दो क्वेश्चन करा देता हूँ भाई, बाकी फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसके तो आप जितने प्रैक्टिस करोगे उतने ही कम पड़ेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें क्या बोल रखा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर नीडेड टू प्रोड्यूस 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया बाय द रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन पूछ रखा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर नीडेड टू प्रोड्यूस 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया बाय द रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। मतलब ये तो फिर से वही वाली बात आ गई, ये वाली रिएक्शन तो अभी हम लोग पढ़ ही रहे थे, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं भाई। क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन की रिएक्शन हो रही है हाइड्रोजन के साथ में, तो क्या प्रोड्यूस हो जा रहा है, अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो जा रही है। तो जब इतना उसने बता ही दिया है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन हो रही, तो हमारा काम क्या होगा, बैलेंसिंग करने वाला। तो सबसे पहले तो इसको बैलेंस कर लो। तो एक नाइट्रोजन रिएक्ट करता है टू 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसका मतलब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक सिंपल सा इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि जब एक मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ,
तो हमारे पास कितना अमोनिया बनेगा, 2 मोल अमोनिया बन जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर नीडेड। तो मतलब वो पूछ रहा है कि नाइट्रोजन के कितने मोल्स चाहिए पड़ेंगे टू प्रोड्यूस 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया। मतलब इसके 8.2 मोल्स बन जाएं, इसके कितने मोल्स बन जाएं, 8.2 मोल्स बन जाएं, और बाय द रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। तो रिएक्शन भी इस मतलब हाइड्रोजन भी हमसे पूछी जा रही, सीधी बात तो ये है। समझ गए भाई, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। वो तो हमको क्या पता है भाई, हम यहाँ पे क्या लॉजिक लगाएंगे, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे। देखो बेटा क्या बोलेंगे, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब हमारे पास 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करता है तो हमारे पास कितना बन जाता है, 2 मोल्स अमोनिया के बन जाते हैं। वेरी नाइस। मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि अगर ये 1/2 रिएक्ट करे, 1/2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट करे, तो अमोनिया कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, 1 मोल प्रोड्यूस हो जाएगा। सही बात है। तो हम लोग क्या करें, ये रेशियो प्रोपोर्शन का ही क्वेश्चन है, और फिर इसमें क्या करें बेटा, जब 1 मोल अमोनिया बनता है 1.2 मोल नाइट्रोजन से, तो 8.2 बनाने के लिए हमें कितना ज़रूरी होगा, 8.2 मोल्स बनाना है हमें। तो 8.2 मोल्स बनाने के लिए हमें 1/2 इंटू 8.2 मोल्स करना पड़ेगा। तो अमोनिया के कितने सॉरी नाइट्रोजन के कितने मोल्स आ जाएंगे बेटा, 8.2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 4.1 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। कितना आ जाएगा, 4.1 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो इधर पे आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आ गया हमारे लिए, 4.1 मोल्स आ गया। कितना आंसर आ गया, 4.1 मोल्स आ गया आंसर। कि 4.1 मोल्स ले लो आप, तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, ये प्रोड्यूस हो जाएगा। अब दिमाग होता तो थोड़ा सा, तो हम इसको देख के ही सॉल्व कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन देख के ही सॉल्व हो सकता है। क्यों, जब 2 मोल अमोनिया बनता है तो 1 मोल नाइट्रोजन लगता है, तो 8.2 मोल अमोनिया बनेगा तो उसका आधा कर दो, नाइट्रोजन उतना ही लगेगा। बस यही तो करना था। अब देखो इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के करते हैं। कैसे, वही वाला देखो, अगर हम यहाँ पे बोले कि जब ये हमने इतना निकाल ही लिया कि 1 मोल नाइट्रोजन से 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, तो 4.1 मोल से कितना हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, 3 इंटू 4.1, 3 इंटू 4.1 मोल रिएक्ट करेगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा एक हाइड्रोजन का। ये पूछा नहीं है हमसे, लेकिन हमने निकाल दिया। कैसे, क्योंकि हमें मालूम है 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा 3 मोल हाइड्रोजन के साथ, तो अमोनिया कितना प्रोड्यूस होने वाला, 2 मोल। तो मैंने क्या बोला, जब 1 मोल रिएक्ट करता है तो 2 मोल अमोनिया बनता है, तो हाफ मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा तो 1 मोल अमोनिया बनेगा। सिमिलरली हमने क्या किया यहाँ पर, जब मैंने देखा 8.2 मोल्स बनाना ही है, तो 1/2 इंटू 8.2 कर दो, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 4.1 मोल्स आ जाएगा। अब हाइड्रोजन हमसे पूछा नहीं है, लेकिन हमने निकाला कैसे, कि जब 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, तो 4.1 कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 4.1 इंटू 3 कर दो, तो आंसर आ जाएगा मोल्स में। ठीक है भाई, इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक आध और क्वेश्चन कर लेते हैं भाई इसी पे बेस्ड, इजी सा, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इसमें क्या पूछ रखा है भाई, हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन कैन बी मेड फ्रॉम Fe2O3 बाय द यूज ऑफ 16 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। भाई देखो रिएक्शन भी आपको गिवन है, रिएक्शन क्या गिवन है, रिएक्शन में आपको गिवन है इस तरीके से, Fe2O3 प्लस 3CO, मतलब बैलेंस करके दी हुई है उसने ऑलरेडी, 2Fe प्लस 3 मोल्स ऑफ CO2। ये आपको रिएक्शन बैलेंस करके गिवन है भाई। और इस बैलेंस रिएक्शन में आपसे पूछ रहा है कि हमारे पास 16 मोल तो कार्बन मोनोऑक्साइड गिवन है। क्या गिवन है भाई, ये इसके 16 मोल गिवन है, इसके 16 मोल। मैं एक काम करता हूँ, पहले यहाँ पे ये लिखता हूँ कि इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा इसके 3 मोल्स के साथ, तो हमारे पास आयरन कितना बनेगा, 2 मोल्स बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, 3 मोल्स बनेगा। इतना मैंने लिख लिया। अब उसके बाद गिवन डेटा क्या है वो लिख लेता हूँ कि भाई मेरे को बोल रखा है 16 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए यूटिलाइज करना है।
तो यहाँ पे 16 मोल इसके यूज करने हमें। बनाना क्या है भाई, पूछ रखा हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन, ये पूछ रखा है, तो इसकी बात पूछ रहा है वो। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है कि जब 3 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करता है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 मोल्स कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करता है तो कितना बनता है, 2 मोल्स आयरन के बन जाते हैं। तो अगर 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो 2/3 मोल्स किसके बन जाएंगे बेटा, आयरन के बन जाएंगे। सिंपल रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। उसके बाद अगर मैं बोलता हूं कि 16 मोल मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करे तो इसके कितने बन जाएंगे, 16 इंटू 2/3 मोल्स, यानी कि इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 16 इंटू 2/3, ये आएगा, सॉल्व करने पे सॉल्व ही करना पड़ेगा। 1 मिनट रुको, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। 10.67 10.67 मोल्स आयरन के बन जाएंगे हमारे लिए। 10.67 मोल्स किसके आ जाएंगे, आयरन के। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा बेटा, 10.67 मोल आ जाएगा। ये 1 मार्क्स में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा मतलब वैल्यूबल नहीं है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। बिल्कुल स्टोक्योमेट्री में ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो स्टोक्योमेट्री से डरना नहीं है, बिल्कुल एकदम ऐसे सॉल्व करना है। बस याद क्या रखना है कि हमको मोल्स में डील करना है या फिर वॉल्यूम में डील करना है। और वॉल्यूम में डील कर रहा हो तो टेम्परेचर प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का। तो बस ये बात याद रख लो, बाकी हमारे पास सब कुछ सही सही रहेगा। ठीक है भाई, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है भाई, सभी बच्चों को थैंक यू ज्वाइन करने के लिए, है ना भाई। और अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग टू ऑल।